बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम अ वेरी वार्म वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टे इन्फॉर्मेटिव। जैसे कि टाइटल से आपको पता चल गया होगा, आज एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हम डिस्कस करने जा रहे हैं, यानी कि हाउ टू पास और हाउ टू प्रिपेयर फॉर द कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स। ठीक है। अच्छा, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स ऐसे होते हैं जिनको हम मुकाबले का इम्तहान कहते हैं। अब मुकाबले का इम्तहान जो है हमारे माशरे में तस्वर किया जाता है कि बहुत ही एक टफ़ चीज़ है जिसको एक आम बंदा क्लियर नहीं कर सकता, ये एक आम बंदा नहीं कर सकता। तो मेरी जो आज की वीडियो है वो बेसिकली इसी मिसकंसेप्शन को ख़त्म करने के लिए या आपकी हेल्प करने के लिए है। ऐसे लोग जो कि बिगिनर्स हैं या ऐसे लोग जो कि काफ़ी ट्राई करते जा रहे हैं लेकिन उससे सक्सेसफुल नहीं हो पा रहे, या फिर ऐसे लोग जो कि अभी ट्राई करने लगे हैं, तो उनके लिए ये वीडियो है जो कि मतलब कि आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल हो सकती है। यानी कि आप शेयर भी कर सकते हैं इस वीडियो को, और इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर सुनिएगा। इंशाल्लाह ताला आपके लिए वीडियो काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होगी और इसके आउटकम आप ज़रूर देखिएगा। अच्छा, सबसे पहले अगर हम बात करें कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की, तो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हम सबको पता है एक मुकाबले का इम्तहान होता है जिसमें ऑल ओवर द पाकिस्तान लोग जो हैं वो अप्लाई करते हैं। ठीक है, इसमें डिफरेंट जो हैं वो सब्जेक्ट्स होते हैं। इसके अलावा सब्जेक्ट्स की आपकी डिज़ायर पोस्ट होती हैं, पोस्ट के ऊपर जो है वो काफ़ी सारे कैंडिडेट होते हैं, यानी कि हज़ारों में कैंडिडेट होते हैं, वो अप्लाई करते हैं। लेकिन इसमें से कुछ ऐसे लोग हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा, जिनको लकी तस्वर किया जाता है या जिनको बहुत हार्ड वर्किंग तस्वर किया जाता है या इंटेलिजेंट तस्वर किया जाता है, वही सिर्फ इसको सक्सेसफुली कंप्लीट कर पाते हैं या अचीव कर पाते हैं। कि जी ऐसा नहीं है, काफ़ी सारे ऐसे फैक्टर्स हैं जिनको अगर हम कंसीडर करें, ये कुछ ऐसी टिप्स हैं, ट्रिक्स हैं जो कि मैं आगे जाके स्टेप बाय स्टेप बताऊंगी। उनको अगर हम कंसीडर करके या उनको फॉलो अप करके चलें तो हम इसको इजीली पास ऑन कर सकते हैं, हम इसको इजीली मतलब कि पास कर सकते हैं, क्लियर कर सकते हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो मेरे ख़्याल से है वो ये है कि जी मेरे ख़्याल से क्या मतलब, ये सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि आप जब किसी भी टेस्ट को प्रिपेयर करने लगते हैं, किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए सोचते हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि वो कौन सा डिपार्टमेंट ले रहा है। ठीक है, और उस डिपार्टमेंट की क्राइटेरियाज़, रिक्वायरमेंट्स और इसके अलावा जो भी उनकी पॉलिसीज़ हैं वो क्या हैं। तो जैसे एफपीपीएस हैं, इसके अलावा पीपीएससी है, इन सब की ऑनलाइन साइट्स पर आपको डिफरेंट इनकी रिक्वायरमेंट्स पता चल जाएंगी। जी सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि आपका जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है वो किस डिपार्टमेंट के थ्रू कंडक्ट होने वाला है। सबसे इम्पॉर्टेंट पहला फैक्टर ये होता है। सेकंड, अगर हम बात करें तो हमें जो है वो नॉलेज होना चाहिए उस डिपार्टमेंट के स्कोरिंग सिस्टम के बारे में कि वो स्कोरिंग किस तरह से करते हैं। ठीक है, उनकी नेगेटिव मार्किंग का क्या क्राइटेरिया है, और सबसे इम्पॉर्टेंट क्वालिफिकेशन एग्रीगेट फार्मूला वो कौन सा अप्लाई करते हैं। ठीक है, पीपीएससी की साइट पे देखें, एफपीपीएस की साइट पे देखें, या फिर डिफरेंट एनटीएस वगैरह, इन सब की साइट पर एग्रीगेट फार्मूलाज उन्होंने दिए होते हैं। ठीक है, और नेगेटिव मार्किंग वगैरह, स्कोरिंग, ये सारा कुछ जो होता है वो गिवन होता है। ठीक है, तो ये मस्ट होता है कि आप इसको चेक करें। अच्छा, अब अगर हम स्टार्ट करते हैं कि स्टेप बाय स्टेप हम किस तरह से प्रिपेयर कर सकते हैं, तो कुछ बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप हैं जिनको हमें फॉलो करना होता है। जी अगर स्टेप्स की बात करें, सबसे पहले आपने आइडेंटिफाई करना है कि आप किस जॉब के अगेंस्ट जो है वो पेपर देना चाह रहे हैं। फिर जो दूसरा स्टेप है वो है अंडरस्टैंड द जॉब रिक्वायरमेंट्स, कि जॉब की रिक्वायरमेंट्स क्या हैं, क्वालिफिकेशन क्या चाहिए, एज क्या चाहिए, इसकी टेस्ट कहाँ पे होगा, इसकी डिप्लॉयमेंट कहाँ पे होगी, यानी कि ओवरऑल जितनी भी जॉब की रिक्वायरमेंट है, जॉब की डिस्क्रिप्शंस हैं, वो आपको पता होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, यानी कि ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप किसी जॉब के लिए जो है वो प्रिपेयर कर रहे हैं, लेकिन जब आप उसको मतलब कि आपको उसको जॉब का ही नहीं पता, तो आप उसको सही से प्रिपेयर या डिलीवर नहीं कर पाते। जी फिर आपने देखा होगा कि डिफरेंट जो एडवर्टाइजमेंट आती हैं, ये एफपीपीएस पीपीएससी के थ्रू या फिर जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम है उनके थ्रू जो भी एडवर्टाइजमेंट आती है, उनमें वो स्पेसिफिकली बताते हैं कि इस पोस्ट का जो सिलेबस है, यानी कि इसका जो टेस्ट है वो किस में से आएगा, कितने परसेंटेज कौन से वाले पार्ट में से आएगा। तो ये चीज़ जो है इसको भी नोट डाउन करना या इसको देखना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। फिर जी आपने क्या करना है, अपना टारगेट सेट करना है। टारगेट कैसे सेट करना है, सबसे पहला हमारा जो स्टेप होता है किसी भी टारगेट सेट करने को, कि हम अपनी स्ट्रेटजी कैसे डेवलप करते हैं। सबसे पहला जो बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है किसी भी प्रिपरेशन में, वो आपका है कि बुक आइडेंटिफिकेशंस होती हैं, यानी कि आप टेक्स्ट बुक जो होती हैं, रेलेवेंट टेक्स्ट बुक, उनको आइडेंटिफाई करें। अच्छा, कुछ ऐसी साइट्स हैं, यानी कि एफपीपीएस वगैरह पे जो हैं कुछ ऐसे मतलब कि होता है कि इसके अलावा भी डिफरेंट साइट्स हैं, मतलब कि जो लोगों ने खुद बनाई हुई है, और उन पर जो है वो डिफरेंट किस्म का मतलब बताया होता है कि जी ये बुक बहुत ज़्यादा रेलेवेंट है, ये बुक काफ़ी ज़्यादा मतलब रेलेवेंसी रखती है। तो वहाँ से आप जो है वो बुक्स की एक लिस्ट बना लें। और ये एक बात याद रखें
कि कभी भी पैसे ना ज़ाया करें सिर्फ एमसीक्यू बुक ख़रीदने पर। एमसीक्यूज़ बुक्स जो होती हैं उनका कोई भी फ़ायदा नहीं होता। आप कभी भी पेपर को क्रैक नहीं कर सकते, पेपर के क्वेश्चंस को क्रैक नहीं कर सकते जब तक आपके पास कॉन्सेप्शनल और डीप नॉलेज नहीं होता। तो कॉन्सेप्शनल और डीप नॉलेज जो है वो हमेशा टेक्स्ट बुक से बिल्डअप होता है और मल्टीपल टेक्स्ट बुक से बिल्डअप होता है। किसी एक बुक को हम रिलाई नहीं कर सकते। जब फिर आपने क्या करना है, उन बुक्स को या तो आप परचेज़ कर लें या फिर सॉफ्ट फॉर्म में डाउनलोड कर लें या फिर अपने टीचर से या फिर अपने कोलीग वगैरह से वो बुक्स जो है वो ले लें। ठीक है। अच्छा, फिर आपने क्या करना है, एक आउटलाइन बनानी है अपने कोर्स की। आउटलाइन जो होती है वो भी साइट्स पर अवेलेबल होती है, वहाँ से डाउनलोड कर लें, या जो इम्पोर्टेंट आपको लगता है कि इस पर्सपेक्टिव से ये चीज़ मेरी जॉब की डिस्क्रिप्शन इस तरह से है, इस डिपार्टमेंट में है, तो मे बी ये वाली जो चैप्टर्स हैं या ये वाला जो पोर्शन है हमारे इस कोर्स का या हमारे टेक्स्ट बुक का, ये इम्पॉर्टेंट हो सकता है। ठीक है, इंसान को इतना ज़्यादा तो पता होता है कि यानी कि जो ग्रेजुएट्स होते हैं उनको इस चीज़ का तो तकरीबन क्या 100% पता होता है। आउटलाइन आपने बना ली, ठीक है। आउटलाइन बनाने के बाद आपने क्या करना है कि आपने एक सेशन ज्वाइन करना है, ठीक है। बेशक वो ऑनलाइन हो, बेशक वो फिज़िकल हो, ठीक है। सेशन क्यों मैं कह रही हूँ कि ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, इससे आपको एक ट्रैक मिलता है। लोग कहते हैं जी सेल्फ स्टडी बहुत इंपॉर्टेंट है, आप खुद ही पढ़ोगे तो बहुत ज़्यादा कामयाब होगे, जबकि मैं ये समझती हूँ कि जब तक आपको कोई पाथवे नहीं मिलता, आपको कोई स्ट्रेटेजिक प्लान नहीं मिलता, आप कभी भी सेल्फ स्टडी नहीं कर सकते। तो जो ऑनलाइन सेशन है या फिर जो हमारे पास प्रिपरेशन सेशंस होते हैं या सेंटर्स होते हैं, वहाँ पर आप जो है अपने इनरोलमेंट करवाएं और उसको एक बाकायदा तौर पर स्टार्ट दें। इससे क्या होगा कि आपकी एक रूटीन डेवलप होगी और आपके जो है वो मतलब आपको पता चलेगा कि किस आउटलाइन को, किस ट्रैक को आपने फॉलो करना है। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मतलब मेरी नज़र में ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट स्टेप है। उसके बाद आपने क्या करना है कि जब आपके लेक्चर स्टार्ट हो गए, आपने नोट्स बनाने हैं। हर बंदे की अपना राइटिंग स्टाइल होता है, अपने आप को समझाने का तरीका होता है और वो सबसे बेस्ट होता है। ठीक है, आपने अपने नोट्स बनाने, बेशक आप उसको वन वर्ड में भी बना सकते हो, बेशक आप उसको पूरी लाइन में बना सकते हो, या जैसे भी आपको नोट टेकिंग पसंद है आप उसको कर सकते हो। लेकिन ये नोट टेकिंग जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है और मैं कहती हूँ कि अगर आपने किसी चीज़ को पढ़ा और उसके नोट्स बना लिए तो डेफ़िनेटली आप उस चीज़ को कभी भूलते ही नहीं हो। एक और बहुत बड़ी गलती जो हम करते हैं वो ये होता है कि हम जो है ना इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स को कर लेते हैं या मेजर टॉपिक्स को कर लेते हैं, जबकि माइनर वंस को छोड़ देते हैं। जबकि ऐसा नहीं होता। कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम जो डेवलपर्स होते हैं वो माइनर और मेजर दोनों टॉपिक्स को लेते हैं। वो कभी भी ऐसा नहीं करते कि सिर्फ मेजर्स को उठाया और उसमें से क्वेश्चनिंग कर ली, नहीं, वो दोनों को कंसीडर करके उसके ऊपर जो पेपर होता है उसको बनाते हैं। अच्छा, फिर उसके बाद जो है हमारे पास एक टाइम टारगेट हमें रखना है कि इस चैप्टर को हमने इतना टाइम देना है, इस चैप्टर को हम इतने दिनों में कंप्लीट करेंगे या फिर जैसे भी आपको कन्वीनियंट है। कि फिर हमारे पास आता है स्टेप 3। हमारे पास स्टेप 3 जो है वो क्या है? सबसे पहली बात कि हमारी टाइम मैनेजमेंट जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है। अच्छा जी, अगर आपने मतलब कभी आपका एक्सपीरियंस हुआ हो, आपने एयर फोर्स का, नेवी का या आर्मी का या फिर किसी भी आर्म फोर्स का जो है वो पेपर अटेम्प्ट किया हो या फिर एग्ज़ाम दिया हो, तो आपको पता होगा उसमें टाइम मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट होती है। सेम इसी तरह पीपीएससी, एफपीपीएस, सीएसएस, पीएमएस, इन सब में टाइम मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होती है। टाइम मैनेजमेंट दोनों तरीके से, एक तो आपके तैयारी के लिहाज से आपका टाइम मैनेज करना बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप जो है वो एक गिवन टाइम में अपने आप को फुली प्रिपेयर कर सकें। ठीक है, और दूसरा कि आपने पेपर में जो है वो अपने टाइम को किस तरह से मैनेज करना है, एक स्पेसिफिक लिमिट में आप किस तरह से जो है वो मल्टीपल क्वेश्चंस को जो है वो अटेम्प्ट कर सकते हैं। सबसे पहली चीज़ जो है वो टाइम मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। सेकंड क्या कि हमें एक शेड्यूल बनाना होता है अपनी डेली लर्निंग का। हम कितना टाइम अपनी स्टडीज़ को देंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। ठीक है, फिर जो सबसे इम्पॉर्टेंट एक रूल ऑफ थंब जो है वो ये है कि आपने प्रैक्टिस करना है 2 मिनट रिहर्सल को, 2 मिनट रिवाइज़ को। यानी कि आपने नोट्स बनाए हैं, ठीक है, उन नोट्स को आपने डेली जो है वो 2 मिनट देने हैं, 2 मिनट में आपने उनको रिवाइज़ करना है। ठीक है, इससे क्या होगा कि आपकी जो प्रोसेसिंग स्पीड है या आपकी जो एक इनकोडिंग स्पीड है वो बढ़ेगी। ठीक है, और इससे आप चीज़ों को बहुत ज़्यादा जल्दी पिकअप करेंगे। आप बुक को खोलेंगे, आप अपने नोट्स को खोलेंगे तो आपको फ़ौरन पता चल जाएगा, हाँ, इस लाइन के बाद ये लाइन आनी है। तो ये चीज़ क्या होती है कि आपके फिंगर टिप्स पर जो कॉन्सेप्ट हैं वो आ जाते हैं। अच्छा, फिर जी उसके बाद जब आपने एक चीज़ लर्न कर ली है, ठीक है, आपने उसको रिवाइज़ भी कर लिया, फिर थर्ड हमारा क्या चीज़ होती है कि हमने एक ड्रिल लेनी होती है, यानी कि हमने उसको प्रैक्टिस करना होता है। हम उसकी प्रैक्टिस जो है वो क्विज़ कर सकते हैं, हम उनके जो है वो पेपर सॉल्व कर सकते हैं, हम एमसीक्यू सॉल्व कर सकते हैं। तो ड्रिल जो है विदिन टाइम लिमिट करना बहुत एक मतलब कि आप कह सकते हैं कि हमारी टाइम मैनेजमेंट में इफेक्टिव रोल प्ले करता है। इससे क्या होता है कि हमारी पिकअप पावर तेज़ होती है। हम क्वेश्चन को कितनी जल्दी पिक करते हैं, कितनी जल्दी रिस्पॉन्ड करते हैं, उसको कितनी जल्दी जो है वो मतलब कि आंसर को आइडेंटिफाई करते हैं, ये सारी चीज़ें क्या हैं डेवलप होती हैं, इम्प्रूव होती हैं। ठीक है, अब चलते हैं स्टेप 4 की तरफ।
अच्छा जी, स्टेप 4 क्या है कि ये कुछ ऐसी टिप्स हैं जो कि आपको आनी बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले कि आपने क्या करना है, अपना एक कॉन्सेप्ट डेवलप करना है कि आप किस तरह कि आपने कोई ट्रिक डेवलप करना है कि आप किस तरह किसी भी कॉन्सेप्ट को मेमोराइज़ कर सकते हैं या उस कॉन्सेप्ट को जो है वो अनलॉक कर सकते हैं। कहीं भी ये क्वेश्चन आएगा तो मैं इसको किस तरह से अटेम्प्ट करूँगा, ठीक हो गया। फिर अपनी परफॉर्मेंस को क्रिटिकली इवैल्यूएट करना सीखें, यानी कि आप जितने भी मतलब आपने एक ड्रिल ली है, आपने एक लेसन प्रिपेयर किया, उसके बाद आपने उसको ड्रिल की है या फिर आपने उसकी प्रैक्टिस टेस्ट लिया है या क्विज़ लिया है, उसमें कितने परसेंट आपने सिक्योर किया है, ठीक है। यानी कि आपने 50% किया है, 60% किया है, 70 किया है, 80 किया है या 90 किया है। इससे आपको पता चलेगा कि ये जो चैप्टर आपने पढ़ा है या ये जो कोर्स आपने पढ़ा है उसमें आपने कितनी ग्रिप हासिल कर ली है। तो ये चीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो। फिर आपने क्या करना है कि माइनर पोर्शंस, यहाँ पर माइनर पोर्शन जो मैं पहले बात कर रही हूँ ये वो नहीं है। यहाँ पर ऐसे है कि जैसे कितनी परसेंटेज इंग्लिश में से आनी है, कितनी परसेंटेज जनरल मैथ में से आनी है, कितनी जनरल एबिलिटी में से आनी है, इस्लामिक स्टडीज़ के, करंट अफेयर के, पाक स्टडीज़ के, या फिर सो ऑन जितने भी हमारे पास माइनर पोर्शंस होते हैं जिनकी एक स्पेसिफिक परसेंटेज होती है, पेपर में आनी होती है, उनको भी निगलेक्ट नहीं करना। वो भी आपने गाहे बगाहे उसको गो थ्रू करते रहें, ठीक है। मतलब ये है कि इसको हम फुली प्रिपेयर नहीं कर सकते, लेकिन ये कि थोड़ा सा हम इसको गो थ्रू करते रहेंगे तो क्या पता कहीं ना कहीं कोई तुक्का लग जाए या कहीं ना कहीं कोई क्वेश्चन आ ही जाए। जी, हमारा सबसे फाइनल और लास्ट स्टेप क्या होता है कि इतनी सारी मेहनत के बाद अब हमने क्या करना है कि जब हमारा एग्ज़ाम बिल्कुल करीब आ जाए, हमारे पास डेट शीट आ जाए या हमारे पास जो डेट आ चुकी है, हमारी रोल नंबर स्लिप इशू हो जाए, ठीक है। उसके बाद आपने क्या करना है कि उससे 1 वीक पहले आपने पोस्ट टेस्ट करने हैं या पास्ट पेपर्स को सॉल्व करना है, ठीक है। पोस्ट टेस्ट ऐसे होते हैं कि जिनमें कंप्लीट कोर्स को मतलब कि देखा जाता है, इवैल्यूएट किया जाता है, ठीक है। ये बेसिकली होता है ऑनलाइन सेशंस में या फिर आप प्रिपरेशन सेंटर्स में जाते हैं तो वहाँ वो पोस्ट टेस्ट क्रिएट करते हैं, ठीक है। अगर आपने नहीं लिया, वैसे तो लेना बहुत ज़रूरी है, अगर आप जो है मतलब कि सेशंस ले रहे हैं तो बहुत ही ज़्यादा आप मतलब अच्छा कर रहे हैं, ठीक है। आप अपना एफ़र्ट लगा रहे हैं और इससे बहुत ज़्यादा फ्रूटफुल आउटकम होते हैं, ये मेरी गारंटी है, ठीक है। अगर आप खुद ही पढ़ रहे हैं तो फिर आप पास्ट पेपर्स को ज़रूर 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 कंसीडर करें लास्ट पर। अच्छा, पास्ट पेपर से क्या होगा कि आपकी जो लर्निंग है, ठीक है, उस लर्निंग का एक तो आपको पता चलता भी जाएगा और दूसरा आप पता चल जाएगा कि पेपर में क्वेश्चंस किस तरह से आते हैं, ठीक हो गया। तो ये थी सारी की सारी टिप्स एंड ट्रिक्स और अगर आप इनको फॉलो करेंगे तो डेफ़िनेटली 100% मैं श्योर हूँ कि आप जो हैं वो अपनी ड्रीम जॉब को हासिल कर लेंगे। अच्छा जी, मेरी आज की वीडियो आपको कैसी लगी? अगर आपके लिए हेल्पफुल है, आपको मतलब कि अच्छी लगी और आप इसको फॉलो करेंगे और अपने जो एग्ज़ाम्स हैं उसमें कामयाब होंगे तो प्लीज़ मुझे ज़रूर बताइएगा और मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा आज की वीडियो आपको कैसी लगी। थैंक यू सो मच। अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पुट कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। टेक केयर जी, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। मिलेंगे आपके से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जी अल्लाह हाफ़िज़।